हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों के क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए फर्स्ट ईयर में प्राचीन भारतीय इतिहास पर हमारा सेशन कंटिन्यू होने जा रहा है वापस से, जिसमें दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 11, जिसमें हम देखेंगे वैदिक काल के दूसरे हिस्से को, दूसरे भाग को, जिसका नाम है उत्तर वैदिक काल। जैसा कि दोस्तों हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, जब हमने वैदिक काल स्टार्ट किया था तब हमने देखा था कि वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है। प्रथम पूर्व वैदिक काल, जिसे हम ऋग्वेद के नाम से भी जानते हैं, और उसके बाद में दोस्तों दूसरा भाग है इसका उत्तर वैदिक काल। तो दोस्तों उसके सेकंड भाग पर, वैदिक काल के सेकंड भाग पर आज हमारा डिस्कस होगा, जिसके तहत दोस्तों हम जानेंगे उत्तर वैदिक काल के बारे में, उसकी सामाजिक व्यवस्था के बारे में पूरे विस्तार के साथ में। ठीक है दोस्तों, तो जो भी दोस्त पहली बार हमारे सेशन पे आए हैं, पहली बार हमारे क्लासेस को देख रहे हैं, उन सबको बताना चाहता हूं कि हमारे इस बीए के प्लेटफॉर्म पर दोस्तों हम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सभी सेशनों को, सभी बीए के सभी सब्जेक्टों को आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही लेकर आते हैं, जो कि पूरे विस्तार के साथ में आपको पढ़ाया जाता है दोस्तों। और साथ ही साथ में आपके किसी भी डाउट, किसी प्रकार का डाउट हो आपको सेशन को लेकर के, उन सभी डाउटों को क्लियर करने के लिए हम आपको व्हाट्सएप और कॉल की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि आपका कोई भी डाउट शेष ना रहे सेशन में। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। सेशन में बढ़ने से पहले उन सभी दोस्तों को बताना चाहता हूं जिनको वीडियो अथवा क्लास लेक्चर सर्च करने में प्रॉब्लम आती है दोस्तों, तो आपके लिए प्लेलिस्ट बना दी गई है। प्लेलिस्ट में जाकर के और अपने जो भी आपको सब्जेक्ट पढ़ना है उस सब्जेक्ट का जो है लेक्चर वहां पर देख सकते हैं। पूरे क्रम अनुसार मिलेंगे आपको पूरे लेक्चर। प्ले लिस्ट में सभी लेक्चर पूरे क्रम के अनुसार मिलेंगे, 1 से लेकर के 1, 2, 3 इस प्रकार से पूरी सीरीज वाइज ही आपको प्लेलिस्ट जो है आपके लिए क्रिएट कर दी गई है। जिनको भी व्हाट्सएप नंबर चाहिए डिस्प्ले हो रहे हैं, यहाँ से ले सकते हैं दोस्तों। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल पर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले दोस्तों। टेलीग्राम पर ग्रुप है हमारा लोधा जी क्लासेस नाम से, जहां पर आपको सभी क्लास नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं और साथ ही साथ में सभी लेक्चर्स की लिंक भी आपको वहीं पर ही प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपने सेशन की ओर। सेशन में बढ़ने से बढ़ते और अब हम देख लेते हैं इसका सारांश, आज के पूरे लेक्चर का सारांश, कि आज इस पूरे लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों। जैसा कि हमने पहले ही लेक्चर में देख लिया था कि पूरे वैदिक काल को हम दो भागों में पढ़ने वाले हैं। इसमें एक है पूर्व वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल को दोस्तों हम देखेंगे 4 पॉइंटों के माध्यम से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। चारों पॉइंटों के माध्यम से दोस्तों वही पॉइंट, ये 4 पॉइंट वही है जो हमने पूर्व वैदिक काल में भी पढ़े थे। तो पूर्व वैदिक काल में जो हमने देखा था वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, स्त्रियों की दशा और आश्रम व्यवस्था, तो दोस्तों इन चारों पॉइंटों के माध्यम से ही जो है हम उत्तर वैदिक काल को भी समझने का पूरा प्रयास करेंगे और देखेंगे कि वर्ण व्यवस्था उत्तर वैदिक काल तक आते आते वर्ण व्यवस्था अपना कौन सा रूप धारण कर लेती है, जाति व्यवस्था किस प्रकार की रहती है, स्त्रियों की दशा में सुधार होता है या गिरावट होती है, इसके अलावा आश्रम व्यवस्था। तो ये चारों व्यवस्थाओं को हम एक विस्तार पूर्वक समझने जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, देखेंगे क्या क्या परिवर्तन उत्तर वैदिक काल तक आते आते हुआ है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं दोस्तों अपना आज का सेशन। और आज का सेशन शुरू होगा हमारा उत्तर वैदिक काल के एक छोटे से परिचय के साथ में। इससे पहले आप थोड़ा सा ये जान लीजिए कि जब हमने पूर्व वैदिक काल का अध्ययन किया था, वैदिक काल के पहले भाग पूर्व वैदिक काल को पढ़ा था दोस्तों, तो वहां पर हमने देखा था कि उस समय की जो समाज थी, आर्यों की जो उस समय की समाज थी, उसका एक रूप, उसमें भी कई प्रकार की सामाजिक व्यवस्थाएं उत्पन्न होना प्रारंभ हो चुकी थी। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें वर्ण व्यवस्था की, तो अगर दोस्तों वर्ण व्यवस्था की बात करें तो वर्ण व्यवस्था पूर्व वैदिक काल में ही आ चुकी थी, लेकिन उस समय की वर्ण व्यवस्था में और उत्तर वैदिक काल की वर्ण व्यवस्था में काफी ज्यादा डिफरेंस हो चुका था। उसका कारण यह था कि जो वर्ण व्यवस्था पूर्व वैदिक काल में थी, उस वर्ण व्यवस्था में जो समाज में जो स्थान दिया जाता था व्यक्तियों को, लोगों को, वो स्थान उनके कार्य के आधार पर दिया जाता था। लेकिन वहीं जब ये समय गुजरा और उत्तर वैदिक काल तक पहुंची समाज, तो उत्तर वैदिक काल में वो जो वर्ण थे दोस्तों, अब उन वर्णों ने जटिल रूप धारण कर लिया और वो समाजों में विखंडित हो गए। समाजों में विखंडित होने के बाद में, मतलब जो वर्ण थे ना, वो जो 4 वर्ण थे, उन चारों वर्णों के अंदर भी फिर समाज पनपने
लगी, समाजों में बढ़ गई पूरी समाज, ठीक है, जातियों में, माफ करना, जातियों में पूरी समाज बंटने लगी। अब वो जातियों में, फिर जब जातियों में बटी, वो पूरा वर्ण जातियों में विभाजित हुआ, तो उसके कारण क्या हुआ, फिर वहां पर ऊंच नीच का भाव उत्पन्न होने लग गया। तो इस प्रकार के दोस्तों कई सारे परिवर्तन उत्तर वैदिक काल तक आते आते देखने को मिलते हैं। जो आदर्श था, जिस वैज्ञानिक तरीके से वर्ण व्यवस्था को पूर्व वैदिक काल में लाया गया था, ऋग्वैदिक काल में लाया गया था, उस समय का में जो वर्ण व्यवस्था में एक आदर्श था, जिस मान्यता के लिए लाया गया था, वो मान्यता ही उत्तर वैदिक काल के आते आते समाप्त हो चुकी थी, ठीक है। और इन वर्गों ने और इन वर्णों ने जो है जातियों का स्थान ले लिया, जातियों में विखंडित हो गए, विभाजित हो गए, ठीक है। और फिर जब जैसे ही जातियों में विभाजित हुए तो उन जातियों का रूप जटिल होने लगा, और जो एक आदर्श था समाज में, वो आदर्श फिर गिरने लगा। कौन सा आदर्श दोस्तों? जहां पर ऊंच नीच की भावना नहीं थी, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों इसमें हम 4 पॉइंटों के माध्यम से हम इस पूरे टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे। उत्तर वैदिक काल को हम वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, स्त्रियों की दशा और आश्रम व्यवस्था, इन चारों टर्मिनोलॉजी पर ही हमारा विशेष फोकस होगा आज के इस पूरे लेक्चर में, ठीक है। तो दोस्तों एक एक करके हम इनको जरा समझते हैं। वैसे तो आप सभी दोस्तों क्लास 6 से इनको पढ़ते आ रहे हैं, चारों व्यवस्थाओं को पढ़ते आ रहे हैं। कई बार आपको ये सारी व्यवस्थाएं पढ़ने को या देखने को मिली है। वर्ण व्यवस्था के बारे में ऐसा मेरा कोई भी छात्र नहीं है जिसे वर्ण व्यवस्था के बारे में बिल्कुल भी पता ना हो। वर्ण व्यवस्था के बारे में लगभग अब सभी को पता है, क्योंकि 10th क्लास तक आते आते भी वर्ण व्यवस्था पूरी तरह व्यक्तियों को रटा चुकी होती है, क्योंकि 6th क्लास से कंटिन्यूअसली आपको जो है पढ़ने को मिलती है ना। चलिए, तो दोस्तों वर्ण व्यवस्था, जैसा कि आप सभी जानते हैं, भली भांति रूप से जानते हैं कि वर्ण व्यवस्था उत्तर वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल में ही इन वर्ण व्यवस्था मतलब समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया गया था। पहला वर्ण ब्राह्मण, सेकंड क्षत्रिय, थर्ड वैश्य और फोर्थ शूद्र। तो ये 4 वर्ण दोस्तों समाज में उपस्थित थे, और चारों वर्ण में एक कैटेगरी बना दी गई थी। जो ब्राह्मण वर्ण था, जो प्रारंभ का प्रथम वर्ण था ब्राह्मण, उन्हें समाज में प्रथम स्थान दिया जाता था। उन्हें वेद पुराण पढ़ना, शिक्षा ग्रहण करना और शिक्षा प्रदान करना, ये प्रमुख कार्य ब्राह्मण वर्ग को दिया गया था। उसी प्रकार से जब सेकंड वर्ग आता है क्षत्रिय, तो क्षत्रिय को दोस्तों समाज की रक्षा करने का कार्य दिया गया था, और साथ में जो राजा हुआ करते थे सामान्यतः वो क्षत्रिय समाज या क्षत्रिय वर्ग से ही जो है आते थे, क्षत्रिय वर्ग के ही होते थे। इसके बाद में थर्ड वर्ग है आपका वैश्य का, जो कि समाज में व्यापार, उद्योग धंधे, पशुपालन, कृषि आदि कार्य करेगा, उसे वैश्य जो है वैश्य वर्ग में रखा गया था। और इनके ऊपर एक भार था दोस्तों, पूरी समाज के जो तीनों वर्ग है उनका भरण पोषण करना। और आखिरी वर्ग था दोस्तों यहाँ पर शूद्र। इन शूद्र वर्ग को समाज में निम्न स्थान प्राप्त था। हालांकि पूर्व वैदिक काल में इनका स्थान ऊंचा नीचा जैसा कुछ भावना नहीं थी। उस समय में जब ये वर्णों की स्थापना हुई थी, जब वर्ण व्यवस्था पहली बार आई थी, तब समाज में ये ऊंच नीच की भावना नहीं थी। चारों वर्ण अपने अपने स्थान पर बराबर समानता का भाव रखते थे। लेकिन ये उत्तर वैदिक काल तक आते आते जैसे ही वर्ण जातियों में बंटने लगे, तो उन जातियों में ऊंच नीच की भावना उत्पन्न होने लगी, और उसी ऊंच नीच की भावना ने वर्ण व्यवस्था को भी प्रभावित किया। और इसी वर्ण व्यवस्था ने ब्राह्मण को अर्थात प्रथम वर्ग को सबसे ऊपर उठा दिया, और निम्न वर्ग को जो सबसे आखिरी वाला वर्ग था उसको सबसे नीचे गिरा दिया, अर्थात शूद्र वर्ग को सबसे नीचे गिरा दिया। और फिर बाद में कहने लगे कि शूद्रों की जो स्थिति थी वो बहुत ज्यादा दयनीय होने लगी समाज में, और समाज में उनको सबसे नीचा स्थान प्राप्त था। और इनका काम था, अर्थात शूद्र वर्ग का काम था, जो तीनों वर्ग है ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनकी सेवा करना ही इनका प्रमुख कार्य रखा गया था, ठीक है। अब हालांकि ये एक अलग बात है कि जब ऋग्वैदिक काल शुरू हुआ था और जब ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था की स्थापना की गई थी, तो एक अलग समाज को 4 भागों में बांटना एक उद्देश्य था, एक वैज्ञानिक तरीका था। और वो वैज्ञानिक उद्देश्य ये था दोस्तों, ताकि समाज में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न ना हो कार्य को लेकर के।
है ना, कि जो व्यक्ति जो कार्य करेगा उसे उस वर्ण में रख दिया जाएगा। अर्थात कि कोई भी शूद्र या कोई भी ब्राह्मण या कोई क्षत्रिय या वैश्य जन्म से नहीं होता था, बल्कि वो बड़ा होने के बाद में, मेच्योर होने के बाद में जिस प्रकार के काम में उसकी रुचि होती थी, उस रुचि के अनुसार ही उसे वर्ण में रखा जाता था कि कौन शूद्र है, कौन ब्राह्मण है, कौन वैश्य है या कौन क्षत्रिय है, ये उसके कार्य के ऊपर निर्भर करता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल जैसे आया तो समाज की स्थिति बहुत ज्यादा खराब होने लगी। ब्राह्मणों का जो प्रथम वर्ग था वो सबसे ऊपर उठ गया, और जो निम्न वर्ग था शूद्र वर्ग, वो सबसे नीचे चला गया और उसको काफी हीन समझा जाने लगा अब तक। ठीक है, तो इस पूरे काल में हम ये कह सकते हैं कि शूद्रों की स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय होने लगी थी, उनको काफी ज्यादा हे समझा जाता था। ठीक, इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे जाति व्यवस्था की। तो जाति व्यवस्था के अंतर्गत जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस काल में चारों वर्ण जातियों में बंटने लगे थे। उत्तर वैदिक काल के आते आते चारों जो वर्ण थे हमारे, जो चारों वर्ण जो है अब जातियों में बंटने लगे थे। जैसे कि जो पहला वर्ग था कौन सा था, ब्राह्मण वर्ण था पहला, तो वो भी दोस्तों कई जातियों में बंटने लगा। कई प्रकार के ब्राह्मण आज आप खुद ही देखते हैं, क्या एक ही जाति के एक ही प्रकार के ब्राह्मण होते हैं क्या? कई अलग अलग जातियों के ब्राह्मण आपको आज देखने को मिल जाएंगे, है ना। तो क्या था, वर्ण तो एक ही है ब्राह्मण, लेकिन उसके अंदर भी कई प्रकार की जातियां आ चुकी है। क्षत्रियों में भी कई प्रकार की जातियां हो चुकी, वैश्यों में तो सबसे ज्यादा जातियां मिलेगी आपको, शूद्रों में भी कई प्रकार की जातियां आपको देखने को मिल जाएगी। तो जातियों में विखंडित होने के कारण ही जातियों में जो वर्ण थे वो वर्ण जातियों में विखंडित हुए। इसी कारण उन जातियों में आपस में जो है ऊंच नीच की भावना पैदा हो गई कि जो जाति बड़ा अच्छा कार्य करती थी उसे उच्च समझा जाने लगा, और जो जाति छोटा कार्य करती थी उसको निम्न समझा जाने लगा। तो इस प्रकार से दोस्तों ये तो हालांकि एक नेगेटिव भावना बनी, लेकिन दोस्तों हर एक चीज का एक दोनों पक्ष होते हैं। जैसा मैं हमेशा बताता हूं कि चाहे कुछ भी हो, चाहे कैसा भी कंसेप्ट हो, चाहे कोई भी तथ्य हो, उस सब के दो पक्ष हमेशा देखने को मिलेंगे, नकारात्मक और सकारात्मक। भले ही इस जाति व्यवस्था के, वर्ण व्यवस्था जातियों में बटी, तो जाति व्यवस्था के भले ही नकारात्मक पक्ष बहुत ज्यादा मिले हो, लेकिन कुछ सकारात्मक पक्ष भी इसके थे, क्योंकि कुछ सकारात्मक पक्ष पहले बनते हैं, उनके वजह से ही नकारात्मक पक्षों का जन्म होता है ना। तो जब ये सकारात्मक पक्ष सामने आए, कौन कौन से सामने आए दोस्तों, कि जब ये जो जातियों में बटे, वर्ण जातियों में बटे, तो वर्ण था, वर्ण जो जातियों में बंटने लगा, तो कैसे बटा, कार्य के आधार पर बंटने लगा, है ना। तो अलग अलग कार्यों के अलग अलग जातियां बनने लगी। तो इस कारण से क्या हुआ कि वो कार्य जो थे वो सुरक्षित हो गए, वो सेफ हो गए, कि अब एक वर्ण के अंदर भी जो अलग अलग जो कार्य होते थे वो अलग अलग जातियों के द्वारा किए जाते थे। तो इस प्रकार से दोस्तों कार्यों में वृद्धि होने लगी, व्यापार में वृद्धि होने लगी, उद्योगों में वृद्धि होने लगी, और इसी के साथ में कार्य सुरक्षित हो गए, और जो कंपटीशन था, जो बेरोजगारी थी, वो समाप्त होने लगी। ठीक है ना। तो बेरोजगारी समाप्त हुई और कार्य सुरक्षित हुए, कार्यों में वृद्धि होने लगी। ठीक है, तो ये व्यवसायों में वृद्धि होने लगी और बेरोजगारी जो है समाप्त होने लगी। इस प्रकार से जाति व्यवस्था ने कुछ अच्छे कार्य भी अर्थात सकारात्मक कार्य भी किया, अपनी सकारात्मक भूमिका भी निभाई। क्लियर हो रहा है दोस्तों? अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझे बिल्कुल कमेंट करते वक्त हिचकिचाए नहीं। जो भी जिस प्रकार का डाउट हो, कुछ समझ नहीं आ रहा हो सेशन में, कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ रही हो जिसकी वजह से आपको समझने में प्रॉब्लम आ रही हो दोस्तों, तो आप मुझे बता सकते हैं, निश्चित तौर पर बता सकते हैं। आपको हर एक कमेंट का आपको रिप्लाई मिलेगा दोस्तों। और अगर आपकी कोई ऐसी कमेंट होती है जो वाकई में सोचनीय है, सोचने लायक है, तो उस पर जरूर हम अमल करेंगे दोस्तों। 100% उस पर भी क्लास पर लेकर आएंगे। ठीक है, तो अपने डाउटों को अपने पास ना रखें, उनको बाहर निकालेंगे तो हम तक पहुंचेंगे, तो शायद हमें समझ भी आएगा कि यार आपको किस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो उस समस्या को हम खत्म करने का प्रयास पूरा करेंगे दोस्तों। बिल्कुल ना सोचे यार, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर हम यहाँ पर आपके लिए ही है, सिर्फ आपको पढ़ाने के लिए है। तो जब आपको हम पढ़ा रहे हैं तो अभी हम हमारे अनुसार पढ़ा रहे हैं कि आपको क्या क्या चाहिए होता है। जो टॉपिक इंपॉर्टेंट हमको लगता है, जो थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का जाता है, तो उसको हम इजी करके आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं।
ठीक है। वैसे पढ़ने में तो आप स्वयं पढ़ते हैं, किताबों से पढ़ लेते हैं, लेकिन जिस एक टॉपिक को पढ़ने में आपको 4 से 5 घंटे लगेंगे, उस एक टॉपिक को हम इस प्रकार से एक मतलब एक शॉर्ट फॉर्म में पूरा एक ऐसी स्ट्रेटजी के साथ में आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, जिससे कि आप 30 से 40 मिनट के अंदर उस पूरे टॉपिक को पूरे एक समग्र दृष्टि से समझ लेते हैं, पूरा समझ आ जाता है। और जब कोई भी टॉपिक हमें व्यवहारिक रूप से समझ आ जाए, तो उसको बुक्स किसी भी, चाहे बुक में कितनी भी डिफिकल्ट लैंग्वेज हो, उसको पढ़ने में फिर पढ़ते वक्त समझने में बिल्कुल भी समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी, बिल्कुल 100% समझ आने लगेगा। ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार मैं यही बोलता हूं कि अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो सेशन में, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा हो, जो हो सकता है कि मैं थोड़ा स्पीड से ले रहा हूं या मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं, है ना। वैसे तो देखिए मेरी आदत ही नहीं, मेरा स्वभाव नहीं है दूसरे की बातें करना, और हालांकि मैं आप सभी से दोस्तों पूरा फेमिलियर होके, क्योंकि मेरा स्वभाव ऐसा है कि मैं आपसे फेमिलियर होके पढ़ाता हूं, किसी को चिल्लाना, किसी पे मतलब कि थोड़ा रोंग बिहेव करना, इस प्रकार की मेरी आदत नहीं है। मैं एकदम सॉफ्ट बिहेव वाला इंसान हूं। मैं बहुत ही स्मूथ तरीके से आप लोगों को समझाने का पूरा प्रयास करता हूं, पूरा समझाता हूं, कोशिश करता हूं। लेकिन आपकी जरूरत क्या है, आपको कहां समझ नहीं आ रहा है, ये तो आपको ही बताना पड़ेगा। ठीक है। तो दोस्तों हालांकि मैं इस बात से आप लोगों से बहुत खुश हूं, एक बात को लेकर के, कि आप लोगों की कोई भी इसी प्रकार की कोई एक्टिविटी नहीं होती, ना हमारे टेलीग्राम पर कोई रॉन्ग एक्टिविटी होती है, और ना ही हमारे अभी तक के चैनल पर अभी तक की लाखों कमेंटों में कोई भी एकमात्र भी ऐसी कमेंट नहीं है जिसकी वजह से कि हमें एक नेगेटिविटी फील हो, है ना। तो हालांकि दोस्तों एक अच्छा परफॉर्मेंस शायद इन सबको देख करके, अभी तक के रिजल्ट को देख करके हमको लगता है कि हम अच्छा परफॉर्मेंस कर पा रहे हैं, हम अच्छा आपको बता दे पा रहे हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों परिवर्तन परिवर्तन जरूरी है, परिवर्तन जरूरी है। उस चीज को लेते हुए मैं आपसे फिर बोल रहा हूं कि अगर आपको फिर भी सेशन में कुछ समझ नहीं आ रहा हो, कहीं पर कुछ भी प्रॉब्लम आती हो सकता मेरी स्पीड से, मेरे बोलने से, मेरी शब्दावली से, या प्रेजेंटेशन की स्लाइड से, किसी भी चीज में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, तो निसंकोच होकर के आप कमेंट कीजिए, उसका रिप्लाई 100% मिलेगा, और नेक्स्ट क्लास से उसका आपको प्रभाव भी देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट में है दोस्तों स्त्रियों की दशा, पॉइंट नंबर 3, स्त्रियों की दशा। अब इस पूरे सेशन में, एक मिनट यार, इस पूरे सेशन में जब हम पूर्व वैदिक काल की बात कर रहे थे, तो वहां पर भी हमने स्त्रियों की दशा को देखा था। ठीक है। लेकिन जब हमने देखा था कि यार पूर्व वैदिक काल, जिसे हम ऋग्वेद काल कहते हैं, तो ऋग्वेद काल में जो ये वर्ण व्यवस्था आई थी, जाति व्यवस्था थी, स्त्रियों की दशा थी, ये लगभग लगभग दोस्तों अपने सही रूप में थी, बिल्कुल निश्चित रूप में थी, और इन्हें बिल्कुल सही स्थान प्राप्त था। इसमें जो बाद में जितनी भी गड़बड़े हुई है ना, जितनी भी गड़बड़ हुई है इन सब में, वो सब आगे चल करके हुई है। और आगे कब हुई है? उत्तर वैदिक काल तक आते आते हुई है। वैदिक काल के समाप्त होने के वाला जो चरण था उत्तर वैदिक काल, उसमें जाकर के आई हुई है। और दोस्तों इस वैदिक काल में, या कभी प्राचीन इतिहास को आप किसी अच्छी बुक से डिटेल में पढ़ना, कभी आपके आंखों से आप आंसू नहीं रोक पाएंगे। समाज की स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी थी। कई सारे ऐसे फैक्ट आपको दोस्तों देखने को मिलेंगे हमारे भारत के प्राचीन इतिहास में, कि आप खुद सोच भी नहीं पाएंगे, आपके मतलब दिमाग होश उड़ जाएगा आपका कि यार ऐसा कैसे हो सकता था, है ना। तो इम्पॉसिबल चीजें भी उस समय दोस्तों पॉसिबल थी, सब होता था। इतनी दयनीय दशा थी लोगों की, ऐसा बिहेव किया जाता था कि शायद आज जानवरों के साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं किया जा सकता है। ऐसा व्यवहार उस समय दोस्तों निम्न जातियों के साथ किया जाता था। ठीक है। तो कई प्रकार की भ्रांति, हालांकि भ्रांतियां भी थी, लेकिन वास्तविकताएं भी दोस्तों भ्रांतियों के साथ चिपकी हुई थी, लगी हुई थी उनके साथ में। ठीक है। तो पूर्व वैदिक काल में जो स्त्रियों की दशा थी, वो स्त्रियों की दशा उच्च थी। उस समय स्त्रियों को देवी माना जाता था, देवी स्थान प्राप्त था उनको। और कोई भी धार्मिक कर्मकांड होते थे, या कोई भी अनुष्ठान होते थे, धार्मिक अनुष्ठान, तो उसमें वो बिना स्त्रियों के संभव नहीं था। जैसे कोई अगर यज्ञ हुआ, तो यज्ञ में पति के साथ अर्थात पुरुष के साथ उसकी स्त्री का होना आवश्यक, अन्यथा उस जो यज्ञ है उस यज्ञ को पूर्ण नहीं माना जाता था। इसी प्रकार से स्त्रियों को शिक्षा भी प्राप्त थी। उस समय में बाल विवाह भी प्रतिबंधित थे, बाल विवाह नहीं होते थे, कोई चलन ही नहीं था बाल विवाहों का। ठीक है। और विवाह से पहले कन्या की स्वीकृति ली जाती थी, जो आज वर्तमान में ली जाती है
है ना, आज वर्तमान में ली जाती, वो प्राचीन समय में ली जाती थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में तो पूरा उल्टा पुल्टा हो गया। और उसी तुलनात्मक अध्ययन के साथ में अपन ये वाली स्लाइड कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये वाली जो स्थिति आपको दिख रही है, जो आपके सामने है स्लाइड में, ये वाली स्थिति थी पूर्व वैदिक काल की, ऋग्वेद काल की। ठीक है, जरा इसको देखिए। बाल विवाह प्रचलित नहीं थे, लड़कियों की मंजूरी विवाह में ली जाती थी, वधु घर की साम्राज्ञी कहलाती थी। सोचिए, वाह क्या स्थिति थी। धार्मिक और सामाजिक जो अनुष्ठान होते थे परिवारों में, समाज में, घरों में, वो सारे अनुष्ठानों में स्त्रियों का होना नितांत आवश्यक था। ठीक है, शिक्षा प्रदान की जाती थी, शिक्षा लेने की उनको अनुमति थी। इसके अलावा दोस्तों जो हमने उस समय देखा था कि राजा की दो पुत्रियां, कौन, सभा और समिति, तो सभा और समिति में भी स्त्रियों को स्थान प्राप्त था, जो उत्तर वैदिक काल तक आते आते स्त्रियों को उनसे बाहर कर दिया, बाहर निकाल दिया। मतलब स्त्रियों पर टारगेट, देखिए दो लोगों पर टारगेट हुआ विशेषकर उत्तर वैदिक काल में। किस किस पर? एक हुआ स्त्रियों पर और एक हुआ शूद्र वर्ण पर, निम्न जातियों पर। तो निम्न जातियों की स्थिति बहुत दयनीय होने, बहुत ज्यादा दयनीय हो गई थी। इसके अलावा स्त्रियों की दशा में भी बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिली थी। ठीक है, उस समय विवाह को, अर्थात पूर्व वैदिक काल में विवाह को एक संस्कार माना जाता था, एक अटूट बंधन माना जाता था। ठीक है, चलिए अब इसी के साथ में दोस्तों अब देखते हैं हम उत्तर वैदिक काल में ये स्थितियां क्या थी। जैसे ही उत्तर वैदिक काल का आगमन हुआ, जैसे ही उत्तर वैदिक काल आया, इस समय में जो धनी लोग थे या जो राजघरानों से संबंध रखते थे, जो धनी लोग थे, जो राजा महाराजा या राजघरानों से संबंध रखते थे, वो एक से अधिक विवाह करने लगे, एक से अधिक स्त्रियां रखने लगे। इसके अलावा कन्या के जन्म को अब अशुभ माने जाने लगा। हालांकि शतपथ ब्राह्मण एक ग्रंथ है दोस्तों, इस ग्रंथ में स्त्री को अर्धांगिनी कहा गया है, पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है, लेकिन वास्तविक रूप कुछ और ही था। व्यवहारिक रूप से ऐसी स्थिति थी ही नहीं, सिर्फ वो एक दिखावे की वस्तु थी कि पत्नी जो है एक अर्धांगिनी होती है। नारी की स्वतंत्रता कम हो गई, वह सभा और समिति और यज्ञ इन पर में भी भाग अब नहीं ले सकती थी। ठीक है, तो हालांकि इन सब के अलावा भी दोस्तों, हालांकि स्त्री की दशा काफी ज्यादा दयनीय हो चुकी थी, लेकिन फिर भी स्त्रियों की जो दोस्तों, इनके चरित्र में कोई गिरावट नहीं आई। इनकी स्थिति गिरने के बाद भी इनके चरित्र में कोई गिरावट नहीं आई दोस्तों, इनका चरित्र उच्च ही बना रहा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों लास्ट पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें है आश्रम व्यवस्था। और आश्रम व्यवस्था में मुझे पता है ज्यादा समझाने की, ज्यादा बताने की, हालांकि इस पूरे लेक्चर में ही ज्यादा समझाने की मुझे आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि लगभग आप सब कुछ जानते ही हैं। इसमें सिर्फ मेरा मेन कार्य था इसको एक क्रम देना, एक क्रम से लेकर आना, आपके सामने क्रम से प्रेजेंट करना। जबकि आप ये पीडीएफ जो डाउनलोड करोगे दोस्तों, तो पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद में आपको पूरा टोटल 100% समझ आने वाला है। नोट्स प्रोवाइड करने का कारण भी वही है कि आपको एग्जाम में हेल्प करे, आपके रिवीजन में हेल्प करे, ताकि आपको एक पूरे टॉपिक का एक शॉर्ट फॉर्म रिवीजन के लिए, जो बिल्कुल एक की होती है पूरे आंसर की, वो की के रूप में मैं आपको ये दे सकूं, प्रोवाइड कर सकूं, जिससे आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प मिले। ठीक है, चलिए, क्योंकि दोस्तों मैं जो आपको स्लाइड प्रोवाइड करता हूँ ना, एक बिल्कुल सटीक आंसर की तरह प्रोवाइड करता हूँ, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोवाइड करता हूँ। सबसे पहले जैसे हम सारांश रखते हैं, तो सारांश दोस्तों जिसे आप हमेशा व्याख्या में इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद में फिर उस कारण कार्यों पर डिस्कस करते हैं, लास्ट में कंक्लूजन भी देख लेते हैं। तो इस प्रकार से हम इसको पूरा एक ऐसी स्टेप प्रोवाइड करते हैं जिससे आपको एग्जाम में आंसर राइटिंग करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए और आपको हमेशा की पॉइंट मिलते रहे। ठीक है, चलिए आश्रम व्यवस्था की दोस्तों बात करें तो देखिए, जैसा कि हमने देखा था जब सिंधु सभ्यता पड़ी थी, तो सिंधु सभ्यता जब तक रही, सिंधु सभ्यता का जब अंत हुआ, तो वैसे तो कुछ विद्वानों का कहना था कि आर्यों ने ही सिंधु सभ्यता का निर्माण किया था। ठीक है, और कुछ विद्वानों का कहना है कि आर्यों के कारण सिंधु सभ्यता का अंत हुआ, आर्यों के आने से आर्यों ने सिंधु सभ्यता का अंत किया और अपनी एक नई संस्कृति को प्रारंभ किया।
ठीक है। तो ले देके चाहे कोई से विद्वान सही हो, सबका अनुमान रहता है, हालांकि किसी ने प्राचीन समय में जाकर के तो नहीं देखा है, पर सबका अनुमान रहता है। तो उस अनुमान के तहत भी दोस्तों हम सिर्फ इतना तो बिल्कुल कह सकते हैं कि इन आर्यों ने, ये जो आर्य थे, कि जितनी भी आज हम उत्तर वैदिक काल तक जो भी हम समाज का डिस्कस कर रहे हैं, ये समाज कोई और नहीं बल्कि वो आर्य ही थे। ठीक है। तो पूरी सामाजिक व्यवस्था, पूरी वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, जितनी भी हम बात कर रहे हैं, ये सब आर्यों की स्थिति के बारे में बात कर रहे हैं, आर्यों की समाज के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। तो दोस्तों इन आर्यों ने क्या किया था कि पूरे जीवन काल को, मनुष्य के पूरे जीवन काल को 4 भागों में बांट दिया। और इस 4 भागों में बांटने को जो है दोस्तों, ये इनका वास्तविक एक वैज्ञानिक तरीका था। कैसे था कि एक व्यक्ति के जन्म से लेकर के मृत्यु तक के पूरे जीवन काल को इन्होंने इस प्रकार से 4 भागों में बांटा था कि ये जो है भौतिक काल का, भौतिक समय का, भौतिक जीवन काल का जो है आनंद लेते हुए ये अपने मोक्ष को भी प्राप्त कर सके। अर्थात काल, अर्थात कि लोक और परलोक दोनों की व्यवस्था इस 4 कैटेगरी में की गई थी। लोक और परलोक, लोक अर्थात पृथ्वी और परलोक अर्थात की मोक्ष प्राप्ति हेतु आवश्यक कर्मकांड, है ना। तो इन जो 4 भागों में इन्होंने इसको विभाजित किया था, इस 4 भागों को वाकई में एक वैज्ञानिक तरीका माना गया था। और आर्य समझते थे या कामना करते थे कि इनका जीवन काल जो है 100 वर्ष का होगा, 100 वर्ष का होगा। इसी प्रकार से दोस्तों चारों आश्रम व्यवस्थाओं को इन्होंने 4 भागों में बांट दिया। और 4 भागों में जो है इन्होंने एज भी, अर्थात उम्र को भी जो है डिसाइड कर दिया। जैसे कि जब सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रह्मचर्य आश्रम की, तो ब्रह्मचर्य आश्रम में दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि ये आश्रम व्यवस्था 0 से लेकर, मतलब 1 से लेकर के 25 वर्ष तक का जो समय था, उस समय में ब्रह्मचर्य आश्रम था। इस ब्रह्मचर्य आश्रम में व्यक्ति 0 से लेकर, मतलब 1 से लेकर के जैसे ही उपनयन संस्कार होता था, इस उपनयन संस्कार के जस्ट बाद में शिक्षा ग्रहण करने के लिए ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करता था, जो 25 वर्ष तक चलता था। तो सिंपल सा कहने का अर्थ है कि एक व्यक्ति 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करेगा, ब्रह्मचर्य का पालन करेगा और विद्या ग्रहण करेगा। ठीक है, विद्या ग्रहण करेगा, है ना। और ये दोस्तों ये उपनयन संस्कार के बाद होता है। अब इस उपनयन संस्कार क्या है, ये इसको जब संस्कार वाला लेक्चर लेंगे हम, शायद इसके 2nd या 3rd लेक्चर इसका ही होने वाला है, शायद संस्कारों का ही। इसके बाद में वर्ण व्यवस्था पे लेक्चर लेंगे, उसके बाद में शायद संस्कारों पर ही होगा, जिसमें 16 संस्कारों की बात की गई है। तो 16 संस्कारों को हम पूरे विस्तार से पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आवश्यक है वो, है ना। तो उपनयन संस्कार के बाद में दोस्तों ब्रह्मचर्य आश्रम की शुरुआत होती है। ब्रह्मचर्य जीवन जीते हुए शिक्षा ग्रहण करना ही इनका प्रमुख उद्देश्य, लक्ष्य होता है। ठीक है। इसके बाद में आता है दोस्तों गृहस्थ आश्रम। तो गृहस्थ आश्रम 25 वर्ष अर्थात कि ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद में, अर्थात 25 वर्ष के बाद में शिक्षा ग्रहण करने के बाद में व्यक्ति विवाह करके और अपने जो है परिवार का भरण पोषण करने का दायित्व अपने कंधों पर लेता है। और इसका समय काल होता है 25 से लेकर 50 वर्ष तक। ठीक है। तो ये 25 वर्ष उन्होंने प्रारंभ में शिक्षा को दिया, फिर 25 वर्ष उन्होंने गृहस्थ आश्रम को दिया, और फिर उसके बाद में फिर 25 वर्ष वो वानप्रस्थ आश्रम को देंगे। और बाकी उसके बाद का जो है जो भी समय बचता है वो ईश्वर के लिए अर्थात परलोक के लिए बचेगा, और वो होगा संन्यास आश्रम। ठीक है। तो गृहस्थ आश्रम दोस्तों, ये आश्रम पितृ ऋण मुक्ति के लिए आवश्यक बताया गया है, पितृ ऋण मुक्ति के लिए आवश्यक बताया गया है। और तीनों आश्रमों में सबसे श्रेष्ठ आश्रम जो है गृहस्थ आश्रम को ही बताया गया है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा जिम्मेदारी का निर्वहन करना होता है व्यक्ति को। ठीक है ना। चलिए, थर्ड है वानप्रस्थ आश्रम। दोस्तों वानप्रस्थ आश्रम को 50 से 75 वर्ष की श्रेणी में रखा गया है। वानप्रस्थ को 50 से 75 वर्ष की श्रेणी में रखा गया। और इसके अंतर्गत व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ में, अपने परिवार पर, पूरा परिवार नहीं बल्कि पत्नी के साथ में दोस्तों घर परिवार को छोड़ करके और वन में प्रवेश, वन गमन करेगा, वन में रहेगा और एकदम सादा जीवन जीने का प्रयास करेगा, सादा जीवन जिएगा। और इसके बाद में दोस्तों जो भी धार्मिक ग्रंथ वगैरह है, जो धार्मिक जो संस्कार कार्य है,
में अपना जीवन व्यतीत करेगा, ये 25 साल उन कार्यों में देगा। और इसके बाद में जैसे ही वो 75 वर्ष तक के पहुंचता है, 75 वर्ष तक की जो यात्रा उसकी होती है, उसके बाद में दोस्तों वो सभी से नाता तोड़कर पूरे संसार से नाता तोड़ के और फिर पूरे संसार से अलग थलग होकर के एक भिक्षु का जीवन व्यतीत करेगा। अर्थात क्या कह सकते हैं कि ये पूरी तरह से अपने परलोक सुधारने का कार्य में जो है जुट जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों हमारी ये आश्रम व्यवस्था भी अब कंप्लीट होती है। तो इस आश्रम व्यवस्था के तहत दोस्तों, जैसा मैंने आपको प्रारंभ में समझाया था, वही ये स्लाइड पर लिखा हुआ है कि आर्यों की जो ये धारणा थी, जो ये आश्रम व्यवस्था थी, ये वाकई में एक वैज्ञानिक तरीका थी जिसके अंतर्गत व्यक्ति संसार का सुख मतलब कि कहां से, 0 से लेकर के 1 से लेकर के ब्रह्मचर्य आश्रम और गृहस्थ आश्रम में संसार का सुख भोगेगा। उसके बाद में वानप्रस्थ आश्रम में प्राकृतिक सुख भोगता है वन में जाकर के। उसके बाद में फिर ये परलोक की कामना करता है, परलोक सुधारने का कार्य भी इसी जीवन काल में वो कर लेगा। तो इस प्रकार से मनुष्य के पूरे जीवन काल को इन 4 भागों में एक वैज्ञानिक तरीके से बांटा गया था। ठीक है दोस्तों, तो आज हमारा ये सेशन हुआ कंप्लीट दोस्तों। इस कंप्लीट सेशन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो चारों व्यवस्थाओं में, उत्तर वैदिक काल की चारों व्यवस्थाओं में, अब हमारा ये वैदिक काल भी कंप्लीट हो चुका है। इस वैदिक काल में दोस्तों कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे बताइएगा जरूर। और अगला जो सेशन होगा हमारा, अगले सेशन में हम लेकर आएंगे वर्ण व्यवस्था को। तो वर्ण व्यवस्था पर हमारा एक विस्तार से डिस्कस होगा दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होगा, बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी पर हम उसमें डिस्कस करेंगे दोस्तों। ये बिल्कुल भी सोच के कभी ना चले यार कि कोई टॉपिक अगर ऐसा है जो आपके एग्जाम में ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो क्या उसको छोड़ दे। देखिए समझिए, अगर सिर्फ आपको बीए करना है तो बिल्कुल आपको जैसे पढ़ना है वैसे पढ़िए। मैं देखिए किसी पर दबाव नहीं बना सकता, मैं ना बनाऊंगा कभी भी। मेरा कार्य सिर्फ एक एज ए मेंटर होना, एज ए टीचर के नाते मेरा कार्य सिर्फ इतना है कि मैं आपको सिर्फ वास्तविकता दिखाते चलूं। उस कार्य को करने या ना करने की प्रेरणा में ना मैं आपको दूंगा, ना बोलूंगा कि आपको ये करना है और ये नहीं करना है। ये आपके ऊपर निर्भर है। मैं सिर्फ आपको उसकी वास्तविकता दिखाऊंगा। क्या वास्तविक क्या है, सही और गलत का निर्णय आपको स्वयं लेना है। तो इसी के तहत दोस्तों मैं आपको इतना बता दूं कि हिस्ट्री हो या कोई भी सब्जेक्ट, और विशेषकर हिस्ट्री, जियोग्राफी और इकोनॉमी वाले विशेष ध्यान रखें कि जो भी टॉपिक, कोई टॉपिक अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको स्किप कर दे, छोड़ दे। नहीं, ये गलती आप अपने जीवन काल में ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करते हुए ये गलती आप कभी नहीं करेंगे। क्योंकि दोस्तों टॉपिक चाहे कितना भी सिंपल होगा, भले ही उस टॉपिक से आप एग्जामिनर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन वो टॉपिक में जो टर्मिनोलॉजी होती है, उस टॉपिक में जो टर्मिनोलॉजी होती है वो आगे के सभी टॉपिकों में कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। अगर टर्मिनोलॉजी आप अच्छे से समझ लेते हैं दोस्तों तो आपको फिर टॉपिक को समझने में जरा भी प्रॉब्लम नहीं आती है। और कभी कभी तो ऐसा भी देखने को मिलता है कि अगर आप सभी टर्मिनोलॉजी को बहुत अच्छे से क्लियर कर लेते हैं तो एग्जाम हो सकता है कभी अचानक से एग्जाम हो जाए और कोई टॉपिक आपसे पढ़ ही नहीं पाए, आपसे छूट गया है। तो दोस्तों बिना पढ़े भी कोई सा टॉपिक, मैं सभी का नहीं बोल रहा हूँ, नहीं तो पता चले कि बस आपने मेरे वीडियो देख के किताब को हाथ में लगाया, डायरेक्ट एग्जाम देने चले गए। दोस्तों गलती हम ही लोगों से होती है, इसलिए प्लीज थोड़ा गलतियों से बचे और एक गलती सिर्फ एक बार करें, बार बार ना करें, है ना। तो इसलिए दोस्तों किसी भी क्लास को आप छोड़ेंगे नहीं, किसी टॉपिक को छोड़ेंगे नहीं। हो सकता है कोई कम इंपॉर्टेंट है, उसको समय कम दे दो ना, मैं नहीं कहता हूँ, थोड़ा समय कम दे दो, एक बार रीड कर लो या 2 बार रीड कर लो, बहुत है, मत करो उसको याद भी। लेकिन टर्मिनोलॉजी जो उसमें जो मिलेगी वो टर्मिनोलॉजी आगे 100% आपके काम आती है और आती रहेगी। इसलिए मैं आपको विशेष फोकस के साथ बोलता हूं दोस्तों कि क्लासेस कोई सी भी ना छोड़े तो ज्यादा बेहतर है। सिलेबस में वो टॉपिक है या नहीं, अगर है तो आप उसको पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ में, नोट्स के साथ में, पूरी तैयारी के साथ में उसको करें। और अगर आपके सिलेबस में नहीं है तो यार एक बार हैंड फ्री लगा करके क्लास देखने में 1 घंटा तो लगता है आपका, टाइम जा क्या रहा है 1 घंटे में, वैसे भी तुम क्या कर लोगे यार। थोड़ा पढ़ने को अगर आप देखिए, अगर आप स्टूडेंट है अभी, अगर आप पढ़ाई को टाइम नहीं दे सकते ना तो फिर भूल जाइए आगे चल करके आप कुछ कर भी पाएंगे।
क्योंकि आपका सबसे मेन काम जो अभी है इस वक्त, जो आपको ईश्वर ने और आपके पेरेंट्स ने जो आपको जिम्मेदारी दी है, वो है आपकी शिक्षा ग्रहण करना, वो पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ना। और अगर आपके पास आज पढ़ने के लिए वक्त नहीं है, पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, तो आप अपने किसी भी आश्रम व्यवस्था में, किसी भी आश्रम व्यवस्था, ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद में जितने भी तीनों आश्रम है, मुझे नहीं लगता कि फिर आप अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर पाएंगे। इसलिए थोड़े फोकस होइए, अपने कार्य और अपनी जिम्मेदारी को पहचानिए। अगर आप स्टूडेंट, दोस्तों स्टूडेंट है, तो पूरी ईमानदारी के साथ में दोस्तों अपनी क्लासेस को ज्वाइन करें, क्लासेस को ले, पूरा कुछ से सीखें। जैसा मैं आपको हमेशा बोलता हूं, सिर्फ क्लास देखने से कुछ नहीं होता है। क्लास आपने देख ली, क्लास होती है सिर्फ आपको एक मार्गदर्शन देने के लिए, आपको टॉपिक के बारे में समझाने के लिए। इसके बाद में इसकी बारीकियां आपको पूरी की पूरी आपको बुक के अंदर मिलेगी। आपको बुक का टॉपिक पढ़ना ही है। अगर बहुत अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो, बीए के बाद में यूपीएससी से लेकर के कोई भी अन्य कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, तो बीए को इग्नोर ना करें, क्योंकि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दोस्तों, मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 70 से 80% जो हिस्सा होता है वो बीए के पार्ट्स का ही होता है ना। इसलिए विशेष फोकस के साथ पढ़े दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में दोस्तों। आज बस यहीं तक। नेक्स्ट सेशन में हम वर्ण व्यवस्था पर बात करेंगे, जो बहुत ऑथेंटिक क्लास होगी। ठीक है, जरूर ज्वाइन करें दोस्तों सेशन को भी। और मैं तो कहता हूं कि जो हमें रेगुलर फॉलो कर रहे हैं, उनको तो विशेष चेतावनी है मेरी, एक भी लेक्चर नहीं छूटना चाहिए इतिहास के अंदर, एक भी लेक्चर, इंपॉर्टेंट हो या ना हो। ठीक है, चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।